नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द अर्थ क्लासेज में। तो हम 10th क्लास की पुस्तक पढ़ रहे थे जिसमें हम सामाजिक विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के लेसन का अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारे लेसन का आज तीसरा पार्ट है। क्लास प्रारंभ करने से पहले जिन व्यक्तियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और नई नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन अवश्य रूप से दबाएँ। तो प्रारंभ करते हैं हमारी क्लास। तो स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक हमने प्रारंभ किया। उसमें हमने पहले देखा कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। फिर भारत में सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, फिर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। वैदिक सभ्यता को हमने दो काल खंडों में बांटा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के अंत तक महाजनपदों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था। महाजनपदों में हमने देखा कि 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। मगध के अंतर्गत हमने देखा मगध राज्य की स्थापना किसने की थी भाई? हार्यक वंश राजा ने की थी। उसके बाद नंदवंश महापद्मानंद ने नंदवंश की स्थापना की, नागवंश की स्थापना की और नंदवंश के शासक महापद्मानंद के बाद जो शासक बना वो बना घनानंद। और घनानंद से किसका युद्ध हुआ था? सम्राट चंद्रगुप्त का। और चंद्रगुप्त के बारे में हमने अध्ययन किया था कि चंद्रगुप्त अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से, किसकी सहायता से भाई? अपने गुरु कौटिल्य की सहायता से मगध का क्या बन गया? साम्राज्य बन गया, मगध का राजा बन गया और मगध पर उसने अधिकार करना प्रारंभ किया। फिर हमने उसमें देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया, जो सिकंदर के साथ आया था। सिकंदर का सेनापति था, वो युद्ध में हारा था। जब हार गया तो उन्होंने दोनों के बीच, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में क्या हुई भाई? संधि हुई। संधि के दौरान सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया भाई? अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया? सिकंदर का जो सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर, हारने के बाद संधि की चंद्रगुप्त मौर्य के साथ और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए, अफगानिस्तान कजाकिस्तान का क्षेत्र वापस दे दिया। और हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था और श्रीवन बेलगोला मैसूर में उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था 298 ईसा पूर्व में। फिर उसके बाद हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार, वो शासक बना। और बिंदुसार शासक बनने के बाद आलसी था, थोड़ा विलासी प्रवृत्ति का था, तो विकास का अपने साम्राज्य का उसने कम विस्तार किया। और वहाँ हमने देखा कि उसका नाम एमित्रोचेटस या एमित्रोघात मिलता है, कहीं कहीं सिंहसेन भी मिलता था। दिव्य वेदांत से हमें जानकारी मिली कि उसने अपने यहाँ अंजीर, शराब, दार्शनिक ये मंगाए थे। मिस्र के राजा ने भी वहाँ दार्शनिक भेजे थे। तो अब बिंदुसार के जो पुत्र हुआ अशोक, क्या हुआ? अशोक, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक। किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक कौन था भाई? अशोक था। और अशोक के बारे में हम शुरुआत से ही अध्ययन करते हैं। यहाँ देखते हैं भाई हम प्रारंभ में मौर्य वंश या महान सम्राट अशोक के प्रारंभ में शासनकाल कब से कब तक रहा भाई? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक किसका शासन रहा भाई? अशोक का शासनकाल रहा। और ये शासक कितने वर्ष तक? 41 वर्ष तक शासन रहा। अब हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। क्या की? मौर्य वंश की। और चंद्रगुप्त का विवाह दुधारा या नंदिनी नामक राजकुमारी से हुआ था। इससे पहले हमने ये देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सिकंदर निकेटर की पुत्री से भी हुआ था, हेलेना से। जो बिंदुसार था वे दुधारा और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का पुत्र था। यानी कि बिंदुसार की माँ का नाम क्या था भाई? दुधारा। क्या था? दुधारा या नंदिनी था। अब जो बिंदुसार था उसका विवाह शुभदांगी से हुआ। किससे हुआ? शुभदांगी से। किससे हुआ? शुभदांगी से। किसका विवाह? बिंदुसार से। और इन दोनों के जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या था? अशोक। क्या था भाई? अशोक। यानी बिंदुसार का पुत्र अशोक था और अशोक की माता का नाम शुभदांगी था। क्या था भाई? शुभदांगी था।
अशोक का विवाह देवी नामक राजकुमारी से हुई थी, जो मध्य प्रदेश विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? व्यापारी की पुत्री थी। और एक अशोक का विवाह कारुबाकी से हुआ, कब? कलिंग की राजकुमारी थी, जब कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 BC, यानी कि 261 ईसा पूर्व हुआ था। अब जो देवी और अशोक से पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम महेंद्र था, और जो पुत्री उत्पन्न हुई उसका नाम संघमित्रा था। क्या था भाई? महेंद्र और संघमित्री मित्रा। इसके अलावा अशोक और कारुबाकी के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम तीवर था। क्या था भाई? तीवर था। आगे चलते हैं इसी टॉपिक पे बात करते हुए। अब हम बात कर रहे हैं अशोक सम्राट की, सम्राट अशोक की, जिन्होंने शासन व्यवस्था मगध कर कब शासन करना प्रारंभ किया? 273 ईसा पूर्व में। कब किया? 273 ईसा पूर्व में। मगध सिंहासन पर बैठा और पिता की मृत्यु के बाद, यानी बिंदुसार की मृत्यु के बाद। और इसकी मृत्यु किसने की थी? बिंदुसार की। भाई सम्राट अशोक ने विद्रोह करके मगध का साम्राज्य जीता था। क्या करके? विद्रोह। हमने देखा था कि बिंदुसार के समय में 2 विद्रोह हुए थे। एक को दबाने के लिए बिंदुसार ने सुसीम को भेजा था और एक को अशोक ने भेजा था, दोनों को भेजा था। तो यहाँ जो अशोक था वो 4 वर्ष की आयु में, कब? 4 वर्ष की, 4 वर्ष के बाद अशोक था, जो 4 वर्ष के बाद कहाँ गया? अशोक का राज तिलक हुआ। क्या हुआ? राज तिलक। यानी कि 273 ईसा पूर्व में तो क्या बन गया भाई? अशोक राजा बन गया, विद्रोह करके, पिता की मृत्यु करके। ठीक है। उसके 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व अशोक का राज तिलक हुआ। कब हुआ राज तिलक? उस समय उसकी उम्र क्या थी? 15 वर्ष। क्या थी? 15 वर्ष। इसके 8 वर्ष बाद, राज तिलक के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व उसने क्या किया भाई? कलिंग विजय की, कलिंग पर आक्रमण किया। कारण क्या था भाई कलिंग पर आक्रमण करने का? 1 वर्ष बाद, कलिंग विजय के 1 वर्ष बाद 260 ईसा पूर्व में शस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। अब बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? कारण क्या था? कलिंग विजय। क्या था भाई? कलिंग विजय। अब कलिंग विजय में ऐसा क्या हुआ कि अशोक ने अपने अस्त्र त्याग दिए, शस्त्र त्याग दिए और बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो अशोक के साथ भारी युद्ध संघर्ष हुआ और इसमें लाखों व्यक्ति मारे गए, हजारों व्यक्ति मारे गए। अब जो व्यक्ति मारे गए तो उनसे अशोक का मन विचलित हो गया। क्या हो गया? मन विचलित, कि भाई एक साम्राज्य विस्तार के लिए मैंने इतने सारे मनुष्यों की हत्या करवा दी। वो बेकसूर थे, कुछ गरीब थे, कुछ अमीर थे। तो उसके मन को क्या पहुंची भाई? आहट पहुंची। और आहट पहुंचने के कारण उसने क्या किया भाई? जो शस्त्र थे वो त्याग दिए कि भविष्य में वे किसी के साथ भी युद्ध नहीं करेगा, और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब अशोक के समय में भाषा पहली थी पाली, यानी कि अशोक के द्वारा शिलालेख लिखे गए, पाली भाषा में लिखे गए। अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में भी लिखे गए। किसमें? प्राकृत भाषा में। और इसके अलावा खरोष्टी भाषा और है, उसमें भी अशोक ने 3-4 शिलालेख लिखवाए हैं। किसमें? खरोष्टी भाषा में। अशोक के समय मुद्रा का नाम करसापण या पर्ण था। राजधानी अशोक की क्या थी भाई? पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। और सम्राट अशोक 251 ईसा पूर्व 3 बौद्ध संगतियों के करवाई, जिनमें अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तस्सी। कौन था? मोगलीपुत्र तस्सी। 3 बौद्ध संगति किसने करवाई? सम्राट अशोक ने करवाई, जिनका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्सी। कौन था भाई? मोगलीपुत्र तिस्सी। आगे बात करते हैं अशोक का धम्म, कि अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म था, राज्य अभिषेक के 13वें वर्ष में अशोक ने अपने प्रजा के कल्याण एवं नैतिक उत्थान के लिए आचार संहिता बनाया। अब आचार संहिता के दौरान अशोक ने अपने धर्म में क्या कहा कि वे अपने गुरुजनों का, बड़ों का, वशिष्ठों का, माता पिता का, जीव जंतुओं का, सभी का क्या करेंगे? आदर करेंगे। यही अशोक का धम्म था। अब अशोक के धम्म की जानकारी कहाँ से मिलती है भाई? हमें दूसरे व 7वें स्तंभ लेख से। किन से मिलती हैं? दूसरे व 7वें
स्तंभ लेख से अशोक के धम्म की हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसके अलावा और जानकारी मिलती है चौथे, पाँचवें, 10वें, 11वें शिलालेख से अशोक के धम्म की जानकारी मिलती है। अशोक के धम्म की भाषा क्या थी भाई, प्राकृत थी। कैसी थी, प्राकृत, यानी अशोक ने जितने भी अपने उपदेश दिए लगभग प्राकृत भाषा में दिए। अशोक की धम्म प्रजा की विकास एवं देखरेख के लिए धम्म अधिकारियों की नियुक्ति की गई। कहते थे धम्म महामात्र, महामात्र या महामात्य इनको, यानी कि धम्म अधिकारियों की नियुक्ति की गई। उन्हें क्या कहते थे, धम्म महामात्र। क्या कहते थे, धम्म महामात्र, महामात्र या महामात्य। ये क्या करते थे, प्रत्येक 5वें वर्ष में धर्म प्रचार के लिए दूसरे देशों पर जाते थे। और अशोक के धम्म की जानकारी कहाँ से मिलती है भाई, चौथे शिलालेख से धम्म नीति के बारे में जानकारी मिलती है। 5वें शिलालेख से धम्म अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में जानकारी मिलती है, यानी धम्म महामात्र या महामात्रीय या महामात्य जिनकी नियुक्ति की जाती थी उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, 5वें शिलालेख से। 10वें शिलालेख से धम्म विजय की, और 11वें शिलालेख से धम्म व्याख्या कि धम्म के बारे में क्या क्या है, आखिरकार धम्म होता क्या है, इसके बारे में अशोक की जानकारी हमें 11वें शिलालेख से मिलती है। अब हम देखते हैं अशोक। 3 प्रकार के लेख मिले, एक शिलालेख मिला, क्या मिला, शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख मिला और तीसरा गुहा लेख मिला। क्या मिले, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। अब शिलालेख आखिरकार कितने थे, शिलालेख बड़े और लघु यानी वृद्ध और छोटे। संख्या कितनी थी, 14। कितनी संख्या थी, 14, और स्थान 8 स्थानों से प्राप्त हुए। वहीं शिलालेखों में लघु शिलालेख संख्या वही 14 और स्थान वही 14, यानी 14 स्थानों से मिले और 14 संख्या में मिले। स्तंभ लेख बड़े थे 7, कितने थे, 7, और छोटे थे 3। बड़े मिले 6 स्थानों से और छोटे मिले 3 स्थानों से। गुहालेख संख्या अधिक है, गुफाओं में लिखा जाता है, यानी गुहालेख गुफाओं में लिखे जाते थे। कहाँ लिखे जाते थे, गुफाओं में, और गुफाओं में लिखे जाते थे तो इनकी संख्या बहुत अधिक थी, तो इन्हें छोटे बड़े में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब जो अशोक के शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे, उनमें प्रथम शिलालेख में क्या गया है, पशु बलि की निंदा, यानी कि पशु बलि पर क्या लगाई गई है भाई, रोक। क्या लगाई गई है, रोक। और ये कहाँ से मिला हमें, शहबाजगढ़ी। कहाँ से मिला, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से। कहाँ से मिला, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से। दूसरे शिलालेख में क्या लिखा, मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था। क्या की गई है, मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, मानसेहरा शिलालेख दूसरा मिलता है, और ये कहाँ से मिलता है, ये भी पाकिस्तान से मिलता है। कहाँ से मिलता है, पाकिस्तान से मिलता है। तीसरा, राजकीय अधिकारी 5 वर्ष में अनुसंधान कार्य के लिए जाएंगे। राजकीय अधिकारी प्रत्येक 5वें वर्ष में अनुसंधान के लिए जाएंगे। कहाँ जाएंगे भाई, अनुसंधान मतलब है धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी बुद्ध बिहार यात्रा की जगह कहाँ जाएंगे, धम्म यात्रा पर जाएंगे। और इसकी जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है, तीसरे अभिलेख से। और तीसरा अभिलेख हमें कहाँ मिलता है, उत्तराखंड में कालसी से। कहाँ से मिलता है, उत्तराखंड में कालसी से प्राप्त होता है। चौथे शिलालेख में धम्म नीति के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, धम्म नीति के बारे में बताया गया है। और ये शिलालेख कहाँ से मिला, गुजरात गिरनार से। कहाँ मिला, गिर की पहाड़ियाँ पड़ती हैं गुजरात में, गिरनार से मिला गुजरात में। और 5वां है धम्म नियुक्ति, यानी कि धम्म अधिकारियों की नियुक्ति। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये भी गुजरात गिरनार पर ही मिला 5वां अभिलेख। छठा अभिलेख है आमित्य नियंत्रण। क्या है भाई, आमित्य नियंत्रण, कि जो अधिकारी होंगे, महामात्र होंगे, वे कार्य पे जाएंगे और पूर्ण अधिकारी अपने नियंत्रण में रहकर कार्य करेंगे। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, हम 6ठे, 7वें और 8वें शिलालेख। छठा शिलालेख भी कहाँ मिला भाई, धौली उड़ीसा में। कहाँ मिला, धौली उड़ीसा में प्राप्त हुआ। 7वां और 8वां शिलालेख अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख करता है।
7वां और 8वां शिलालेख क्या करता है, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख करता है। और ये भी कहाँ से मिले हमें, धौली उड़ीसा से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए, धौली उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं। 9वां शादी जन्म मरण प्रणाम पत्र और फिजूल खर्ची की निंदा की गई है। यानी कि भाई शादी हो गई, जन्म हो गया और इनके बाद जैसे मरण हो गया, मृत्यु होती है तो मृत्यु भोज करते हैं, शादी होती है तो पूरे गांव को जिमाते हैं, या और जन्म हो गया तो भी यही। तो ये क्या है, फिजूल खर्ची थी, इनकी क्या की गई है भाई, निंदा की गई है। क्या की गई है, निंदा की, इन पर पाबंदी लगाई जाए। और ये शिलालेख कहाँ से मिला हमें, हीरागुरहार से। कहाँ, तेलंगाना में। कहाँ मिला, हीरागुरहार से तेलंगाना में मिला। दम व्यवस्था की दम विजय की जानकारी हमें 10वें शिलालेख से मिलती है। और 10वां शिलालेख हमें सोपरा महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ, सोपरा महाराष्ट्र से। 11वें शिलालेख में धम व्यवस्था की बात की गई है और इसकी जानकारी भी हमें 11वें शिलालेख से मिलती है, धम व्यवस्था की जानकारी। और ये कहाँ से मिला, सोपरा महाराष्ट्र से। ये शिलालेख भी कहाँ से मिला, सोपरा महाराष्ट्र से। 12वां शिलालेख बताता है लोगों के बीच धार्मिक सद्भावना। यानी कि जिस जगह, जैसे मगध साम्राज्य है, उसमें जितने भी व्यक्ति जो रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, वो किसी बात को लेकर लड़े नहीं, क्या ना हो, लड़ा ना हो, सांप्रदायिक दंगे न हो, और सभी भाईचारे के साथ एक ही जगह पे निवास करें। इसकी जानकारी हमें 12वें शिलालेख से मिलती है। और 12वां शिलालेख कहाँ से मिलता, एरनगुड्डी से। कहाँ से मिला, एरनगुड्डी। और ये भी कहाँ पर है, तेलंगाना में स्थित है। 13वें शिलालेख से हृदय परिवर्तन, कलिंग विजय, यानी कि कलिंग युद्ध की जानकारी और अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ उसकी जानकारी हमें 13वें शिलालेख से मिलती है। और 13वां शिलालेख हमें कहाँ मिला, उड़ीसा, और कहाँ पर, जोगर। और 14वें शिलालेख में अशोक ने अपने धर्म विचारक के लिए व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और ये भी 14वां शिलालेख कहाँ मिला, उड़ीसा में जोगर क्षेत्र से। ये तो थे भाई अशोक के शिलालेख। क्या थे, अशोक 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और वहीं लघु शिलालेख हैं, वे पूरे 14 हैं और 14 ही जगहों से हमें प्राप्त हुए हैं। जो हमने ये बताया, ये वाला क्षेत्र, ये सारे हमारे क्या हैं, बड़े शिलालेख हैं। क्या है भाई, बड़े शिलालेख हैं, जो 14 हैं संख्या में और 8 स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं।